हमने अभी तक मैंने एक तो ये बताया था कि जितने मैंने शासक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने शासक क्रमबद्ध तरीके से आपको याद होना चाहिए। पहला शासक मैंने आपको लिखाया था गुहिलादित्य। शासक 566 ईस्वी के आसपास गुहिल वंश की करी थी स्थापना उसने। गुहिल वंश का मूल पुरुष उसको कहा जाता है। और अरे मूल पुरुष गुहिल वंश के जो संस्थापक है गुहिलादित्य, उन्हीं को तो कहा जाता है। बोला करो सारे बॉयज, बोला करो साथ में। यस सर नहीं बोलना, आंसर बोलना है। बेटा कह रही यस सर। गुहिल वंश की जो राजधानी है वो किसे बनाया गया सबसे पहले? नागदा को। गुहिलादित्य के बाद में राजा कौन बना? उसके बाद में अपराजित के बाद नागादित्य की हत्या किसने कर दी? उसके बाद राजा बना बप्पा रावल। कब से कब तक? 734 से 700। बप्पा रावल की कुछ विशेष बातें याद है सभी को? मैं किसी बालक बालिका को कहूँ कि आप खड़े होकर के बप्पा रावल से संबंधित 10 बातें बताओ, बता दोगे? अभी मैं बीच में पूछूं आपसे, किसी का भी नंबर लग सकता है। बप्पा रावल के बाद हमने क्या पढ़ा था? कुमाण फर्स्ट पढ़ा। क्या कुमाण फर्स्ट के बारे में क्या पढ़ा? ओके, बगदाद के खलीफा अलमायू ने आक्रमण किया, ये बताया मैंने आपको। ओके, आज हम इसके बाद कौन राजा है बताओ? इसके बाद शासक कौन है? उसके बाद भरतभट्ट प्रथम। लिख लो, भरतभट्ट प्रथम के बारे में एक लाइन लिख लो। है ये तो, तो थोड़ा ही तो आज लिखो भरतभट्ट प्रथम। लिख लो इसने क्या किया भाई, इसके बारे में लिखो विशेष बात। एक ही बात याद रखनी है, लिख लो इसने राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस होकर के बैठो क्लास में सभी, ठीक है? बातें करने के लिए एक मास्टर है आपके सामने खड़ा है, खूब बातें करता हूं मैं। भरतभट्ट प्रथम के बारे में एक लाइन लिख लोगे? लिख लो, इसने राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था इसने। पहली लाइन आपने लिख ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। महालक्ष्मी से विवाह किया। दोबारा बोल रहा हूं, राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी जिसका नाम है महालक्ष्मी, उससे विवाह किया था। किसने विवाह किया था? ये इसकी विशेष बात है। अभी देखो, राजाओं की तो शादियां भी लिखनी पड़ती है हमें, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब लिखो महत्वपूर्ण शासक लिखो। क्या लिखे आप? लिखो अल्लट। ओके, शासनकाल याद है अल्लट का? बोलो। 1951, 951 से 900, ये शासनकाल है अल्लट का। बोलना, बोला ना, बोलना नहीं। बीच में बेटा उनका कोई विशेष योगदान नहीं है, ठीक है ना? जैसे कि अभी किसी भी बैच के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना, लेकिन सम्मानित बहुत कम बच्चों को किया जाता है लास्ट में। बाकियों को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं होता, वो केवल बैठे रहते हैं ताकि घर पे काम नहीं करना पड़े, इसलिए। ठीक है, तो जो पढ़ेगा उसको सम्मानित करेंगे, बढ़ेंगे तो वो भी तो नहीं बढ़ेंगे, वो क्या टिकने रहेंगे? कमाल करते हो। लिखो आलू रावल। आंसर है वो अल्लट का दूसरा नाम है आलू रावल। इसका एक अन्य नाम क्या है? आलू रावल। अरे घर पे निकनेम होते हैं ना, वैसे इसको आलूड़ा आलूड़ा करते थे घर पे, है ना? गोल मटोल सा था, बड़ा सुंदर था ये, तो इसीलिए इसका नाम बाद में क्या है, डॉक्यूमेंट में आलू रावल लिखाना पड़ा। आलू रावल के बारे में अगर हम बात करें, देखो नाम तो क्या है, इसको बचपन में इसके दोस्त आलूड़ा आलूड़ा करते थे ना, लेकिन इसके काम देखोगे ना आप कहोगे क्या खतरनाक बंदा था। पहला काम लिखो इसका, 3-4 काम है, चारों इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो, इसने, किसी को पता हो तो बता दे, इसने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। कौन सी शाही? क्या होता है पता आपको? है नौकर रखना? बिल्कुल बिल्कुल, किसने बताया? आपने बताया, क्या बात है सर। ठीक है, बात करेंगे इस पे हम। एक और लिखो,
सर्वप्रथम इसने नौकरशाही का गठन कर लिया। दूसरा काम इसने अरे कौन हाल है रे, तो चुपचाप पीछ करो। इसने हूण राजकुमारी, हूण हूण जाति थी, हूण राजकुमारी इसने किसने, इसके बारे में बात हो रही है। आलू रावल या अल्लट के बारे में बता रहा हूं। अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही गठन किया। बार बार अल्लट नहीं लिखना चाहता मैं इसलिए। फिर 2 नंबर पे मैंने लिखा इधर से एरो आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं। देखो इसने किसने, आलू रावल ने हूण राजकुमारी हरिया देवी का नाम बिगड़वा दिया बीच में, आपने हरिया लिख दिया। हरिया देवी से विवाह किया। आपको गुरुजी शादियों के बारे में क्या तो लिखवाते हो, सभी करते हैं वो तो, लेकिन विशेष बात क्या है, यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। देखो अंतरराष्ट्रीय विवाह है तो चर्चा तो बनती है। आज के टाइम में भी कोई अंतरराष्ट्रीय विवाह कर ले, आपके गांव के अंदर कोई लड़का है और उसकी शादी हो जाए इंग्लैंड में किसी लड़की से, और वो अपनी पत्नी को लेकर है, तो लोग धक्के से आते हैं उसका मुंह देखने के लिए, हालांकि वो घूंघट नहीं रखती, वो अलग बात है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला मेवाड़ का राजा कौन बताओ, आलू रावल। या इसका नाम क्या, अब इसको दोस्त आलू डालूड़ा करेंगे क्या बताओ, इसको नहीं करेंगे। और इसने क्या क्या लिखो, 3 नंबर पे लिखो, इसने बोलना नहीं है, इसने मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसने मेवाड़ के अंदर वराह मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखनी है आपने। चौथी बात लिखो, इसने मेवाड़ की राजधानी, मैंने क्रमबद्ध तरीके से लिखवाई थी राजधानी आपको। पहली राजधानी कौन सी थी बताओ, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था बोलो। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, नगरी या माध्यमिका, कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद मैंने बताया मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी, दूसरी, इसने मेवाड़ की राजधानी आहड़ को बनाया भाई, ठीक है। बताओ बात मोस्ट है कि नहीं है, ये वेरी वेरी मोस्ट कह सकते हो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रशस्ति है जिसका नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति, ऐसे लिखो, सारणेश्वर प्रशस्ति में लिखा है कि यह मेवाड़ का अब तक सबसे समृद्धशाली शासक था एवं इसके समय मेवाड़ व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था मेवाड़। आसपास के आप जैसे बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए आते थे वहां। इतनी बात है अलर्ट के बारे में, और कुछ याद नहीं करना आप, ठीक है। इससे ज्यादा आज तक पेपर में कुछ नहीं पूछा गया और पूछा जाएगा भी नहीं, लेकिन जितनी लिखाई है ना वो सब इंपॉर्टेंट है। एक भी बात फर्जी नहीं लिखाई मैंने आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, मैं इंक डाल लूँ तब तक आप इसको नोट कर लो।
बड़ा लो टिक्के कौन बैठ जाता है? अरे अच्छा पशु परिचर हो। बस मेरी क्लास में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि पढ़ने के अलावा किसी बात का ध्यान नहीं रखना, ठीक है? बस बोलना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना, आराम से शांत होकर के पढ़ोगे तो मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा। अगर आप ऐसे हिलते डुलते रहोगे, आप बातें करते रहोगे तो फिर मेरा मूड खराब हो जाए। मैं फटाफट 3-4 बातें लिखाई भाग गया, 3-4 लिखाई भाग गया, राजा आधे पूरे कर दूंगा आज, ठीक है ना? अब आप चाहते हो कि आधे राजा आज ही पूरे करने, सारे ठाठ से पढ़ने बढ़िया से अच्छे से, ठीक है? तो उस हिसाब से पढ़े। फिर आगे लिखो, नेक्स्ट शासक का नाम लिखो। तो आलू रावल की बातें याद रहेगी आपको? क्या क्या बातें एक बार रिपीट करो सभी। आलू रावल, इसने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इससे पहले मेवाड़ का ऐसा कोई राजा ने, राजस्थान का ऐसा कोई राजा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने की गुस्ताखी करी हो। इसने मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कई बार प्रश्न में आ जाता है वराह नगरी किसे कहा जाता है, बताओगे कोई? लिख लो नोट लगा करके। वराह नगरी 12 को कहा जाता है, 12 को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। इसने मेवाड़ की राजधानी आहड़ को बनाया और सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर लिखा है कि यह मेवाड़ का अब तक का सबसे समृद्धशाली शासक था। इसके समय मेवाड़ व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था। ठीक है, लिख लिया ये आपने, वराह नगरी किसको कहते हैं? बस अब लिखो आगे। नेक्स्ट शासक का नाम शक्ति कुमार, राजस्थान का, भारत का नहीं। भारत में तो पहले आपको अगर याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलना से कारलेनिया जिसका नाम था पहले, है ना, उससे किया था ना विवाह, वो अंतरराष्ट्रीय विवाह था। उससे पहले आपको पता हो तो रावण ने भी कर लिया था। मंदोदरी गई थी ना बारात से, यहाँ आई थी, पता आपको? अरे पता है क्या? बुलाया नहीं आपको शादी में? क्या फिर क्या करोगे आप? बुलाया था? ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूँ इतने लोग डांस वाले आए कहाँ से? आपको बुलाया था। लिखो शक्ति कुमार, शक्ति सिंह, क्या शक्ति सिंह। बता दो इसका शासनकाल कोई विद्यार्थी। 900 900 977 से, वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही खतरनाक राजा था ये, बड़े कब्बे स्वभाव का सीगा। शक्ति कुमार के बारे में क्या लिखना आपने? एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा मूंज। क्या नाम था? आप गुरुजी मानसी देखी, मूंज की आस्ते राजा भी आने लगे। लिखो शक्ति सिंह के काल में राजा मूंज ने आक्रमण किया। कूट कूट के बना दियो। राजा मूंज ने आक्रमण किया और चित्तौड़ जीत लिया। आपको गुरुजी राजधानी तो कुछ और है, चित्तौड़ कुछ और है। चित्तौड़ और चित्तौड़गढ़ है ना, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिला है वो वाला, और उसके आसपास का कुछ क्षेत्र उसने अपने कब्जे में कर लिया था और वहां पे अपना शासन भी उस बंदे ने शुरू कर दिया था। बाद में क्या हुआ? बाद में देखो एक बात और लिखनी है। राजा मूंज के, इसका एक भतीजा था, राजा मूंज के भतीजे, या भतीजा लिख दूं, नाम था राजा भोज। क्या नाम था? राजा भोज ने मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? राजा भोज। कौन था? किसका भतीजा था ये? राजा मूंज। राजा मूंज कौन था जिसने आक्रमण किया था? किसके काल में आक्रमण किया था? शक्ति सिंह के। इसने चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर है ना, इसको वर्तमान में लिखो। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया। किसने? आपसे मैं पूछ लूं कि महाराणा मोकल का शासन काल क्या है, बता सकते हो क्या?
बता सकते हो? बताओ देख के। का पुनः निर्माण मोक्कल ने करवाया? क्या है? 1421 से 1400, ये है क्या? देख लिया पक्का? ठीक है, निर्माण मोक्कल ने करवाया। इस कारण इस मंदिर को मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर के नाम से इसको वर्तमान में जानते हैं। याद रहेगा? नहीं रहेगा तो रखना पड़ेगा आपके पास, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर कौन सा है? किस मंदिर को कहते हैं भाई? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर को। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने निर्माण करवाया था। किसका भतीजा था ये राजा? और राजा मूज ने आक्रमण किस पे किया था? शक्ति सिंह पे। बात समझ आई? 4 बातें हैं इसमें, और कुछ नहीं है। चारों की चारों बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंदिर से संबंधित बातें पेपर में कई बार पूछी गई है, हिस्ट्री में न पूछ करके, और कल्चर की किताब में से प्रश्न आ जाता है मंदिर का। ठीक है ना? और पूछ लेता है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर है, उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो क्या बताओगे? महाराणा मोक्कल। आपसे पूछ ले मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो क्या बताओगे? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। ओके रिपोर्ट, आगे लिखो। इसके बाद रण सिंह, साफ कर दूं इसे? रण सिंह का काल आप सभी विद्यार्थियों को याद है अच्छे से। हेडिंग डालो, रण सिंह है। देखो अभी इतिहास में अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी इसमें कोई स्टोरी बनना शुरू नहीं हुई है, अभी स्टोरी बनना स्टार्ट हो जाएगी, अब से स्टार्ट हो जाएगी इस रण सिंह से। ठीक है, अब मैं आपको जैसे कोई मूवी चलती है तो उसमें पहले भूमिका बताते हैं ना कि ये बंदा ये है, ये क्या है, फलाना फलाना, आपको 20-25 मिनट में पता चल जाता है। फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है कि अब वो आएगा और ये इसको मार रहा है और वो छुड़ाने आएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा, ऐसा कुछ होता है। वैसे ही अब देखो इसकी भूमिका लगभग तैयार हो गई है। रण सिंह का काल आप मेरे को बता ही दोगे, क्या है बोलो? 1158 से, वेरी गुड, 1158 से 1168। क्या आपकी याददाश्त है, शानदार। 68, 61 लिख दिया क्या? ये लो, तो मैंने कर दिया इसको 68। अब देखो रण सिंह के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। रण सिंह के बारे में 1-2 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो कहते हैं कि रण सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? देखो आप इस बात से इतिहास में कभी मेरे से विवाद नहीं करोगे कि गुरुजी भी किताब में तो लिख जाएंगे इतना पुत्र थे, बताओगे इतना पुत्र भी किताब में लिख दिए 360 रानी थे, 440 बता दी। तो पहले वाले राजाओं के 2 ही काम होते थे, एक युद्ध करना और एक शादी करना। कितनी रानियां हैं ये तो वो जाने, उनका काम जाने। युद्ध कितने लड़े ये भी अनगिनत है, कोई पता नहीं, छोटे मोटे बहुत से युद्ध हो जाते थे, है ना। कई बार तो राजा युद्ध लड़ने जा रहे रास्ते में शादी करने लग जाता था, कई बार शादी करने जा रहे रास्ते में युद्ध करने लग जाता था, है ना। और कई बार तो राजा ऐसे करते थे, शादी करने के लिए जा रहे हैं रास्ते में पहले और शादी करने लग जाते थे, पहले यहाँ शादी करते हैं फिर वहां जाएंगे, ऐसे ऐसे सिस्टम होते थे राजाओं के समय। तो अब यहाँ हमने बात करनी है पुत्रों के बारे में। तो रण सिंह के मूल 2 पुत्र है मुख्य रूप से जिनके बारे में हमें बात करनी है। एक का नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम है? क्षेम सिंह। यहाँ से मैं काफी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, और इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बात यहाँ मैं आपको बताऊंगा वो बात मैं आगे चल करके आपसे पूछूंगा भी, उस समय आप मेरे को बताओगे। एक का नाम क्षेम सिंह है और एक का नाम राहत है। राफ मत लिख लेना, राहत। क्या नाम है दूसरे का? राहत। क्या हुआ देखो दोनों पुत्र है। अब बड़ा पुत्र क्षेम सिंह, तो देखो राजा कौन बनता था? जो बड़ा पुत्र होता था वही उत्तराधिकारी होता था। तो बड़ा पुत्र कौन है? क्षेम सिंह। ये तो क्या है, इसमें एक बात राजा बनने से पहले एक बात लिखनी है। क्षेम सिंह के वंशज है ना, जो इसके जो वंशज है, इसके वंशज है रावल कहलाए। क्या कहलाए? रावल कहलाए। ठीक है, वैसे तो रावल शाखा का पहला शासक कौन था? नोट लगा करके लिख लेना, आपसे पूछ ले, बता सकते हो? खरोसिर। रावल शाखा का प्रथम शासक बेचारा बप्पा रावल, आप इसको भूल रहे हो, देखो ये आपको नहीं भूलेगा। क्या नाम है? बप्पा रावल। ठीक है, और आपसे पूछ ले, अब अंतिम भी बताना ही पड़ेगा फिर आपकी आईक्यू देख करके। अंतिम शासक कौन सा? अंतिम रावल शाखा का अंतिम शासक। ठीक है ना, सीधा अंतिम मत लिखना कि मेवाड़ का इतिहास ही खत्म कर दो।
रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। गुरजकीर की तो है रावल रतन सिंह, हमने बताया कुछ ना कुछ तो है ना ये। तो रावल रतन सिंह है, ये रावल शाखा का अंतिम शासक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला शासक कौन है? बप्पा रावल। छेम सिंह के जो वंशज है वो क्या कहलाए? रावल। तो आगे शासक कौन बनेगा? रण सिंह के बाद शासक बना भाई। आपको गुरुजी ये तो ठीक है, चलो शासक बन गया इसलिए इसके बारे में इतना लिख रहे हैं, वो राहब क्यों लिख के छोड़ दिया वहां, उसका क्या मामला था? तो उसका भी मामला था, देखो क्या मामला था, देखो ये जो राहब है ना, ये सिसोदा ग्राम में चला गया था। कहाँ चला गया था? चला गया। और देखो सिसोदा ग्राम में रहते हैं ना, इसलिए इसके जितने भी वंशज है वो सारे क्या कहलाएंगे? सिसोदिया कहलाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। सिसोदिया राजवंश जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देख लो। राहब, राहब इसका वंशज है, राहब के वंशज है सिसोदिया सारे, ठीक है ना। राहब कहाँ चला गया था? सिसोदा ग्राम में। और सिसोदा ग्राम में रहने के कारण ही इसके वंशज क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। याद रखना ये बात मैं आपसे पूछूंगा जब हमीर देव सिसोदिया आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 1326 से 1364 पता आपको लिखवाया हुआ है। हमीर देव सिसोदिया जब हम पढ़ेंगे उस समय मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सिसोदिया राजवंश की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सिसोदा ग्राम में, तो आप ऐसे पटर 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 बोलना आपने पता, ठीक है। तो लिखो राहब के बारे में। और क्या है? राहब के वंशज सिसोदिया तो कहलाई। एक और विशेष बात है यहाँ पे, तथा इन्होंने राणा शाखा की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, देखो इधर तो कौन सी शाखा चल रही है? रावल शाखा चल रही है, ठीक है ना। जैसे ही रावल शाखा का अंतिम राजा आएगा रावल रतन सिंह, एक बार मुंडी ऊपर करके सुन लो मेरे को, बाद में नोट कर लेना। छेम सिंह जो है ना, इसका, इसने क्या, कौन सी शाखा वंश चलाया? रावल, रावल शाखा की शुरुआत की। रावल शाखा का अंतिम राजा कौन आएगा? रावल रतन सिंह। मैंने आपको इसका शासन काल लिखाया था, 1303 में इसकी मृत्यु होगी। 1301-2 में आया था ये, 1303 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 1303 में रावल रतन सिंह की मृत्यु होगी। फिर मैंने बताया था एक खिजर खां आया था, वो अलाउद्दीन खिलजी का कोई पुत्र वगैरह था, है ना। फिर एक दो और मैंने आपको बताए। लेकिन 1326 ईस्वी के अंदर एक राजा बनेगा वापिस आकर के, हमीर देव सिसोदिया। वो हमीर देव सिसोदिया जो राजा बनेगा वो कौन से वंश का होगा? इस राहब के वंश का होगा। याद रहेगा आपको क्या? वहां मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना दोबारा से। तो ये चीज आप नोट कर लो, राहब के वंश क्या कहलाए? सिसोदिया। अच्छा, जब हमीर देव सिसोदिया राजा बनेगा ना, तो उसके बाद के जितने भी राजा होंगे उनके नाम के पहले राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, है ना, ये राणा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले के जो राजा है उनके नाम से पहले क्या लग रहा है? रावल, रावल रतन सिंह या रावल, और भी दो तीन तो पहले वाले लगाते नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन रावल रतन सिंह से पहले वालों के पहले रावल लगा सकते हैं आप, लेकिन बाद वालों के आगे रावल नहीं लगा सकते। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? जल्दी करो। अभी मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे कि चित्तौड़गढ़ किसने छीन लिया था आकर के? कौन राजा था जिसने आकर के चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था? कौन था? राजा मूंज। उस राजा मूंज के वंशज है ना, उनसे चित्तौड़ वापस छीन लेगा एक व्यक्ति आकर के, अभी वो आने वाला है। क्या रहना आप? हाँ, घोड़ा की सीध बना दी कर दूं साहब? हम्म? अरे समझ आ रहा है क्या आपको? नहीं, मैं ऐसी बोलता रहूं आप लास्ट में नस मार दो, कहते कुछ जल है बात ही नहीं। पहले बता देना, अभी कुछ नहीं हुआ। ध्यान दो भाई, आगे शासक बनेगा सामंत सिंह। कौन बनेगा? सामंत सिंह। मैंने आपको शासन काल बताया था, आपको याद हो तो? 1171 बताया क्या? 1171 से 1179, हाँ 79, ठीक। ये बताया क्या? ये बताया था। देखो सामंत सिंह जब राजा बना
और राजा बनते ही जब इसने कहा अपने अधिकारियों से कि भाई मैप लेकर के आओ, मेरे को दिखाओ कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है हमारे राज्य में, तो जब मैप लाया गया तो एक व्यक्ति ने बताया कि साहब और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका एक क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, वो अभी अपने मेवाड़ के अधिकार से बाहर चला गया है, उस क्षेत्र को वापस कैसे लेकर, क्या लिख दिया मैंने, अरे 11 ही है, जैसे आपको दिख रहा है, थोड़ी देर बाद दिखेगा सही, 1179 सही है। अब देखो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो, वो क्या पोतों के लिए बचा के रखा आपने। देखो सामंत सिंह जब राजा बना तो इसके सामने मैप लाया गया, उसमें क्या बताया गया कि चित्तौड़गढ़ आपके अधिकार में नहीं है। चित्तौड़गढ़ पहले मेवाड़ के अंडर में था, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ किसके अंडर में चला गया है, कोई लोग उस पर अधिकार किसी और ने कर लिया। किसने कर लिया था, किसने कर लिया, राजा मूंज ने, ठीक है। अब क्या करेगा ये बंदा आकर के वापिस चित्तौड़गढ़ जीत लेगा। तो हमें यहाँ लिखना ये है कि इसने चित्तौड़गढ़ किससे जीता था, तो आप लिखिए एक लाइन, सामंत सिंह ने शासक बनते ही, सामंत सिंह ने शासक बनते ही कुमारपाल सोलंकी, कुमारपाल सोलंकी के भतीजे अजयपाल सोलंकी से चित्तौड़ वापिस जीत लिया था, चित्तौड़ वापिस जीत लिया था। ये तो एक सीधी सी सिंपल सी बात है जो आपने तुरंत लिख ली। अब मैं एक चीज और समझा देता हूँ आपको। देखो पहले क्या होता था, अब आपको अभी तक तो आपने स्टोरी सी इनकी शादियां वगैरह ये स्टोरियां पढ़ी, अब आप जब इतिहास पढ़ोगे ना तो इतिहास से आपकी एक बहुत बढ़िया समझ आपकी विकसित हो जाएगी, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उनकी नीतियां किस प्रकार की थी, वो नीतियां उन राजाओं के काम की नहीं है, आपके भी काम की है वो, अगर उनको आप ढंग से अपने जीवन में उतार लोगे तो, है ना। वो कैसे राजा एक दूसरे से संबंध स्थापित करते, कैसे उनके साथ बना करके रखते थे, किन के साथ लड़ना चाहिए, किन के साथ नहीं लड़ना चाहिए, पड़ोसियों के साथ बना के रखनी है कि नहीं रखनी, वो सब बातें हमें इतिहास से सीखने को मिलती है ना। इतिहास आपके मन में आ रहा है, इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है, इतिहास कहाँ आएगा, सुपरिचित लगने के बाद इतिहास की क्या जरूरत पड़ेगी, पशु कौन से इतिहास जानते हैं, वैसे तो है नहीं कोई गाय आके आपसे पूछे कि बता बप्पा रावल कौन था, तो फिर इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास का मतलब है कि आप जान सको कि आपके पूर्वजों ने क्या गलतियां करी, अगर उन्होंने कोई गलतियां करी है तो हम न करें, उन्होंने क्या अच्छे काम किए जिससे भला हो तो हम भी उन अच्छे कामों को आगे बढ़ाते रहें, ये सब चीजें सीखने को मिलती है। तो देखो कुमारपाल सिखे कौन था, कुमारपाल का कौन था ज्ञानी बता, ओ सरदार, ओ सरदार, बस होने की लिखा है तुमने लास्ट ले होने थल्ले ना वेखे तरवे, वो भी सरदार है, उससे पूछना है मैंने तो, पक्का बेली है मेरा। चित्तौड़ को वापस जीत लिया, किससे जीत लिया, आप भूल गया फिर है, अजय पाल कौन सी का, फिर भूल गया। ध्यान रखो यार, सामने देखो, सामने देखोगे तो समझ आएगी बातें, अगर आप फिर अपना दिमाग चलाओगे तो फिर मामला सिर्फ नहीं बैठेगा ना। ध्यान देना, ये राजस्थान है, ठीक है, संगाकार आकृति है राजस्थान की, पता है आपको। पाली के अंदर जगह पड़ती है, पाली और जालौर के आसपास का क्षेत्र है जिसका नाम है, राज्य का नाम है नाडोल, नाडोल नहीं नाडोल, क्या नाम है क्षेत्र का, नाडोल। नाडोल के पास में एक क्षेत्र क्या है, ये नाडोल इधर है, नाडोल को यहाँ बनाते हैं नाडोल, ठीक है, ये नाडोल है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है मेवाड़, कौन सा क्षेत्र है ये, मेवाड़ है। राजस्थान की जैसी आकृति है ना, जिस तरफ जो चीज है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अजमेर है ना, यहाँ पे क्या है, अजमेर है। उस समय पे आपको लेके जा रहा हूँ जिस समय मेवाड़ का राजा कौन था बताओ, मेवाड़ का राजा कौन था, सामंत सिंह, ठीक है। और उस समय नाडोल का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था कीर्तिपाल, कौन था, कीर्तिपाल। उस समय अजमेर का शासक कौन था, अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक ही नहीं है, उससे पहले दो भी आएगा, पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है। वो आप जिसकी बात करो, जिस पृथ्वीराज को आप जानते हो वो ये नहीं है, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो 1191 में मित्राइन का युद्ध और 52 में मित्राइन का युद्ध लड़ेंगे तब उसको लेके आएंगे, अभी लेके आने वाले हैं, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद।
अभी कहाँ चल रहे हैं हम, देखो 1171 से 1179 तक तो पहुंच गए, मतलब आने वाले है वो बंदा भी। तो इस पृथ्वीराज की एक पुत्री थी, पृथ्वीराज की पुत्री का नाम था पृथ्वाबाई। क्या नाम था? ठीक है, हाँ, पृथ्वा लिखा नहीं, क्या पृथ्वा लिखा है, ठीक है, पृथ्वाबाई। कुछ आप लिख लिया करो खुद है, सारा नकली थोड़ी मारोगे। तो अब सुनो मैं क्या समझाने के क्या प्रयास क्या करूँ आपको समझाने का, वो आप देखिए, पृथ्वीबाई या पृथ्वाबाई जो भी है। अब देखो, कहते हैं कि इधर देखो, मेवाड़ में जिस समय राजा कौन था? सामंत सिंह था। उस समय इसके पड़ोस में कौन है? कीर्तिपाल राजा बना हुआ है। और इधर इसके पड़ोस में क्या है? अजमेर, और अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज सेकंड। देखो, इसने कहते हैं कि नाडोल का जो राजा था ना कीर्तिपाल, ये इसके साथ इसकी बनती नहीं थी। किसके साथ नहीं बनती थी? पृथ्वीराज सेकंड के साथ नहीं बनती। अब एक पड़ोस में 3 लोग रहते हैं, दोनों की आपस में मान लो बनती नहीं है, नहीं बनती, और मैं जा करके किसी एक से बोलूंगा ना, तो वो दूसरे वाला मेरे से नहीं बोलेगा, तो वो तो इनका नहीं है ना। तो ये तो सिस्टम पहले से चलता आ रहा है। तो कीर्तिपाल की किसके साथ नहीं बनती? पृथ्वीराज। मैं नहीं बनती की जगह लिख देता हूँ अनबनती, ठीक है, आप समझ जाओ उससे, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन लिखाऊंगा तो बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, मैं डायग्राम से लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें डायग्राम से पढ़ने वाले हैं आगे हम। और जो क्लास में बैठ करके नोट्स खुद अपने हाथ से बनाएगा उसके समझ आ जाएंगे। आपको गुरुजी हमारे आने वाले वंशज के काम आ जाए नोट्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लिखे हुए आपके ही समझ आएंगे और किसी के समझ नहीं आएंगे ज़्यादा। ठीक है, कीर्तिपाल किसके साथ नहीं बनती है? पृथ्वीराज सेकंड के साथ। पृथ्वीराज कहाँ का है? अजमेर का। इसकी पुत्री का नाम क्या है? अभी सामंत सिंह से इन दोनों का अब तक कोई लेना देना नहीं, ये बेचारा अपना अलग काम सिस्टम जिसका चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस सामंत सिंह का विवाह हो गया किसके साथ में? ये छपवा दिया कार्ड। पृथ्वीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? सामंत सिंह। अब देखो भाई, कीर्तिपाल का जो दुश्मन है उस, हाँ, कीर्तिपाल का दुश्मन कौन है? पृथ्वीराज का जवाई भी किसका दुश्मन हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया तो फिर मामला मामला गड़बड़ है। इतनी चीज आप नोट कर सकते हो क्या? फिर मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा नीचे कि क्या हुआ इसका। ताली या यही लिख दूं मैं साथ में? ये सेना आ रही इधर से, आक्रमण, यही लिख ही देता हूँ मैं। आक्रमण किया 1177 ईस्वी के अंदर। हाँ देखो, एरो किधर से आ रहा है? कीर्तिपाल की तरफ से आ रहा है, इसका मतलब सेना इधर से ही आ रही है। जा किधर रही है? सामंत सिंह की तरफ। ठीक है, तो कीर्तिपाल आक्रमण कर रहा है, किस पे कर रहा है? सामंत सिंह पे। कब कर रहा है? 1177 में। कारण क्या है? क्योंकि कीर्तिपाल की किसके साथ नहीं बनती? पृथ्वीराज के साथ। इसकी पुत्री से विवाह किया तो बोला आ जा तू। नोट कर लिया? सेकंड है बेटा, सेकंड। कौन कह दिया यहाँ उसके पे? थर्ड तो उसमें आएगा कौन बेटा? चल चेक करा आप, एक बार नोट करो इनको, एक बार आप नोट करो इसको। नोट कर लिया? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिया? इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो इसके बाद। कीर्तिपाल ने क्या किया? आक्रमण किया। किस पे किया? सामंत सिंह पे। फिर लिखो, इस दौरान कीर्तिपाल ने मेवाड़ राज्य पे अपना अधिकार कर लिया था। इस दौरान कीर्तिपाल ने, ये लिखने के बाद नीचे लिखना आपने, इस दौरान कीर्तिपाल ने मेवाड़ राज्य पे क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया था।
मेवाड़ राज्य पे अपना अधिकार कर लिया था। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। फिर लिखो नई लाइन में 1179 में, 79 है क्या? 1179 में सामंत सिंह ने, सामंत सिंह के बाद राजा कौन बना बताओ? कुमार सिंह। लिखो सामंत सिंह ने अपना राज्य 1179 में कुमार सिंह ने अपना राज्य, सॉरी हाँ, सामंत सिंह ने अपना राज्य कुमार पाल या कुमार सिंह को सौंप दिया था। कुमार सिंह को सौंप दिया था। इसके बाद लिखवाया ना मैंने आपको, शासनकाल लिखवाया, तब लिखवाया हुआ है जो 1100 कब तक रहा था? 91, 93, 91। इसने शासन किसको सौंप दिया? कुमारपाल को। तो ये क्या करेगा? इसका क्या हुआ? तो आगे लिखो, इसके बाद लिखो, अभी सामंत सिंह मरा नहीं है, अभी जिंदा है। ऐसे लिखो, सामंत सिंह की मृत्यु 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1192 ईस्वी के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। यहां तक ठीक है। इस सामंत सिंह की एक पत्नी थी, एक पत्नी की बात करेंगे हम। क्या नाम था? कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। एक कर्मावती और आएगी आगे, महाराणा सांगा के शासनकाल के बाद हम पढ़ेंगे, विक्रमादित्य वगैरह जब पढ़ेंगे ना, वो कर्मावती जो राखी बेचती है, राखी भिजवाएंगे उससे हम हुमायूं को, है ना, ठीक है। तो इसकी पत्नी का क्या नाम था? कर्मावती। ध्यान देना, जब सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, सुन लो थोड़ा सा, नोट बाद में कर लेना। जब सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, थोड़ा सा मैं आपको दिल्ली की तरफ लेके चलता हूँ, चलें दिल्ली की ओर, ठीक है। ये आपने साथ साथ में लिख लेना है, दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर देखो 1191 और 92 के अंदर युद्ध हुए थे, तराइन के युद्ध, है ना। उसके अंदर मोहम्मद गोरी जो था उसने जीत हासिल करी थी 92 के अंदर, लेकिन मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु होती है। कब होती है? 1206 में। जैसे ही मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु होती है, सुन रहे हो ना सारे, कान खुले आपके, 1206 में जैसी उसकी मृत्यु होती है, तो दिल्ली का जो शासक है ना, वो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, एक उसका सेनापति भी कह सकते हैं, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो शासक बन जाता है और गुलाम वंश की नींव डालता है। वो कौन से वंश की? गुलाम वंश की। और यहाँ से शुरू हो जाती है दिल्ली सल्तनत। क्या शुरू हो जाती है? दिल्ली सल्तनत। तो आप लिखो दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पहला पहला, क्योंकि वो गुलाम था इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। आपको गुरुजी मेवाड़ चलते चलते दिल्ली सल्तनत के राजवंश क्यों आ गए, ऐसा मन में आ रहा है किसी के? इनका यूज होगा, क्योंकि क्योंकि इतिहास का मतलब ये है कि जब हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में चलना चाहिए कि दिल्ली में उस टाइम कौन बैठा देख रहा है ना। तो क्योंकि दिल्ली वालों के साथ युद्ध भी करने हैं, कभी हम जोधपुर वालों के साथ युद्ध करेंगे, कभी किसी की सहायता करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो हमें जब पता होगा चारों ओर का कहाँ शासक बने हुए हैं, तो बढ़िया शानदार तरीके से हमें इतिहास तैयार हो जाएगा हमारा। पहला गुलाम वंश, भाई कोई बता सकता है शासनकाल? 1210 नहीं, 1206 से 1290। उसके बाद में खिलजी वंश। मैं वंश की बात करूं, आप राजा की बात करें। 1290 से 1320। खिलजी के बाद में कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, यह आएगा 1320 से 1320 से भूल गया मैं तो।
तुगलक आएगा, तभी तो कौन बोला रे सैयद, तुगलक वंश आएगा। आवाज नहीं 1320 से ये रहेगा 1320 से 1400, 1320 से लेकर के 1451 में तो लोधी वंश, 1451 में लोधी वंश आ गया। इसका सच निकाल देखना पड़ेगा, मेरे याद नहीं आ रहा। ठीक है, इनका क्रम लिखो आप एक बार, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद में सैयद वंश। हाँ, 1320 से 1414, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश आएगा 1414 से 1451 तक, ठीक है। और सैयद वंश के बाद आ जाएगा लोधी वंश, ये आएगा 1451 से 1526, हाँ, पानीपत का, ठीक है। ये 5 राजवंश आएंगे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। 500 आपको याद रखनी है। पहला कौन सा है? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। तो जब यहाँ हम पढ़ेंगे तब आपको उधर पता होना चाहिए कि उस समय वहाँ कौन है, समझ रहे हो। इतिहास को मजाक में न ली, इतिहास बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है। नोट कर लिया आपने इतना, अब लिखो, अब एक लाइन लिख लो। मैंने गुलाम वंश लिखा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, लिखो। सामंत सिंह की मृत्यु के बाद, एक लाइन लिखो, सामंत सिंह की मृत्यु के बाद, सामंत सिंह की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लिखूं क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था। इस दौरान कर्मावती ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था। इस दौरान कर्मावती ने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को भगा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भगा दिया था, ठीक है, ठीक है भाई। आगे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए जेतर सिंह, हेडिंग डालिए जेतर सिंह। जेतर सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे कल। अभी मैं आपसे कुछ सुन लेता हूं थोड़ा, ताकि मेरे को थोड़ा भरोसा हो जाए कि आप घर जाके पढ़ते हो। मैं मेहनत करता रहूं और आप पढ़ो ही ना। सबसे पहले माया से पूछूंगा मैं, और माया इस प्रश्न को जो पूछ रहा हूं नहीं बताया तो इस वीडियो की कटिंग करके आपके घर पे भेजूंगा। बताएं मेरे को, माया कल आए थे क्लास में, थे आप? नहीं, परसों हिस्ट्री क्लास में बैठे नहीं आप? पहली बार बैठे हिस्ट्री क्लास में? बूढ़ी माड़ी होगी। आपने बता दें, बप्पा रावल से संबंधित 5 बातें बतानी है। आज ही बैठे तुम लक्ष्य, आप तो बैठते डेली क्लास में। बप्पा रावल से संबंधित 7 बातें बता दो। पहली, नागदा को राजधानी बनाया गया। आप में से किसी का नंबर आ सकता है, इसके बाद तैयार हैं सारे। दूसरा, बप्पा रावल गाय चराता था। एक ही बात की 3 बात बना दी। गाय चराता था, हरिजी सिंह का आशीर्वाद से शासक बना, ठीक है, 3 हो गया। और शासनकाल बता दे कोई नहीं, 7 बहुत बड़ी हुई, 4 हो जाएगा, फिर वही भूल गए मिलाया। बावन या 53 फिक्स बता, 53। 4 बातें बता दी इसमें। अब बाकी की बातें मैं पूछूंगा। रमन बता बेटा, बता जल्दी बता। रमन आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नेटवर्क में हो क्या? बताओ जल्दी, बता 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 जल्दी बता। चलो लड़कों से पूछता हूँ, उधर मेनपाल बताएंगे। मेनपाल बता, 3-4 बात आने बराबर बता ही देना, बताइए और बता।
सहस्त्र भाव मंदिर का निर्माण, वेरी गुड। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया, वेरी गुड। तो परावली में मंदिर बनाया था, और भी मंदिर याद आना चाहिए आपको। कैलाशपुरी में मंदिर बनवाया, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, शासक मानते हैं, खुद को उनका दीवान मानते हैं। इतनी सारी बातें बताई मैंने आपको। और ऐसा कोई है आप में से जो कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे अंदर से जिक्के फूट फूट के निकल रहा है, आप मेरे से पूछो? कोई ऐसा है अपनी इच्छा से जो कहे कि गुरुजी मेरे से पूछो? आप इतिहास जितना आपने पढ़ा दिया मेरे याद है। मेरे को ऐसे कम से कम 10 विद्यार्थी आप में से चाहिए जो डेली ये चाहे कि गुरुजी मेरे से नहीं पूछ रहे आप। ऐसे मुझे 10 विद्यार्थी चाहिए कल क्लास में, ठीक है? ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना याद होना चाहिए। और वो चाहे आप चल करके कहो गुरुजी मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, मैं मेरे से, ठीक है? ओके, फिर कल मिलेंगे।